हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 16 मई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोड देख लेते हैं। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। ये सिगमंड फ्रायड का है। तो आप अपनी मेहनत करते जाइए। कभी भी आपकी जो मेहनत है वो जो है कभी ना कभी आपको सही परिणाम देगी ही, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं सक्सेसफुल होना। तो संघर्षरत रहिए और साथ ही साथ जो है खुद को एनालाइज भी करते रहिए कि आप जिस तरफ मेहनत कर रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में है भी या नहीं है। और अगर आपकी दिशा सही है तो एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कल जो क्वेश्चन दिया था मैंने, उसका आंसर देख लेते हैं। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? और इसका आंसर था नीदरलैंड, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में किया था। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? रिसेंटली हु वॉन द सिल्वर मेडल एट द एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप? ऑप्शन ए है दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी है कल्पना देवनाथ, ऑप्शन सी है सृष्टि खंडागले, ऑप्शन डी है रुचा दिवेकर। तो इसका सही आंसर है हमारा सृष्टि खंडागले। तो देखते हैं, ये है सृष्टि खंडागले, ठीक है, जिन्होंने सृष्टि खंडागले ने एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय के रूप में इतिहास रच दिया है। तो ये पहली भारतीय हैं, तो इसलिए एक महिला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सृष्टि खंडागले ने एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय है, ठीक है। और इस उपलब्धि के बावजूद वे अपने आयु वर्ग के कारण पेरिस ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी। कजाकिस्तान की डोल्गोपोलोवा ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि हांगकांग की एस हंग ने कांस्य पदक जीता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स सेक्शन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरजीत पात्र जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा की कवि थी? सुरजीत पात्र हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? ऑप्शन ए है पंजाबी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है तेलुगु। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पंजाबी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पंजाबी भाषा के कवि थे। प्रसिद्ध कवि सुरजीत पात्र पद्मश्री प्राप्तकर्ता का 79 वर्ष की आयु में लुधियाना पंजाब में निधन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन जो है आरओ में भी आया था, उसमें तो निधन की पर्टिकुलर डेट पूछ ली थी कि किस डेट में, और उसको क्रम से लगाना था। तो इस तरीके के भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? विच डे डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय द यूएन रिसेंटली? ऑप्शन ए है 23 में, ऑप्शन बी है 24 में, ऑप्शन सी है 25 में, ऑप्शन डी है 26 में, ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर 25 में। तो कोई नया दिवस घोषित होता है, वो भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्स May 25 एज द वर्ल्ड फुटबॉल डे। 7 मई 2024 को 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को प्रतिवर्ष फुटबॉल दिवस, तो इस तरीके के दिवस आपसे पूछे जाते हैं। कोई रिसेंट दिवस आया है न्यूज़ में तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व, या हो गया क्वेश्चन हमारा, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कटक, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मुंबई बंदरगाह में किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर मुंबई के द्वारा 12 से 18 मई 2024 तक किया जा रहा है। तो इस तरीके के जो हमारे जैसे कोई चैंपियनशिप है, ये सब पूछे जा सकते हैं, जैसे और जब हो जाएगी तो रिजल्ट होंगे, उससे रिलेटेड आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ नमो ड्रोन दीदी परियोजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर नमो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट विथ विच कंपनी? तो ऑप्शन ए है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, और ऑप्शन डी है मर्सिडीज बेंज। तो करेक्ट आंसर है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि गवर्नमेंट पार्टनर्स विथ महिंद्रा टू एम्पावर वुमेन इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट भी, आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी जो GS1 में हमारा सेक्शन होता है हमारा, उसमें आप जो है ये यूज़ कर सकते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए
MSDE के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के साथ 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इसका उद्देश्य ड्रोन चलाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। तो अच्छी बात भी है कि हमें महिलाओं को जो है कौशल प्रदान करना है। कंपनी 500 ग्रामीण महिला किसानों को फसलों में खाद डालने, फसल की वृद्धि की निगरानी करने, बीज बोने जैसे कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करेगी। तो अच्छी बात है ये, क्योंकि बहुत कम जो है फीमेल जो है हमें एग्रीकल्चर में दिखाई देती है। तो एक अच्छा प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना संकेत या गुडविल जेस्चर के लिए भारत ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए रोल ओवर करके किस देश की सरकार को महत्वपूर्ण बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया। इन अ गुडविल जेस्चर इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड वाइटल बजटरी सपोर्ट टू विच कंट्रीज गवर्नमेंट विद द रोल ओवर ऑफ $50 मिलियन ट्रेजरी बिल फॉर अनदर ईयर। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है मॉरिशस एंड द करेक्ट आंसर इज मालदीव। तो मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशन भी काफ़ी समय से जो है ठीक नहीं चल रहे थे, तो एक गुडविल जेस्चर के फॉर्म में ये चीज़ की गई है। तो ये देखते हैं, भारत ने मालदीव को 50 मिलियन डॉलर की बजटीय सहायता दी है। गुडविल जेस्चर भारत ने मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए रोल ओवर करके मालदीव सरकार को महत्वपूर्ण बजटीय सहायता देने का निर्णय किया है। तो एक अच्छा प्रयास है। जो मालदीव के बारे में आप देख लेते हैं, क्योंकि मालदीव काफ़ी न्यूज़ में था। तो मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले, करेंसी है रूफिया, और प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू काफ़ी न्यूज़ में थे। तो आपको याद ही रखना है, लोकेशन पूछी जा सकती है, वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरोरा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अरोरा केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। अरोरा ध्रुवीय बर्फ की चोटियों से सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अरोरा के रंग पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों के प्रकार निर्धारित करते हैं। अरोरा केवल दिन के समय दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है। द कलर ऑफ अरोराज आर डिटरमाइंड बाय द टाइप्स ऑफ गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो है यूपीएससी में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जो भी एटमॉस्फेयर में कलर होते हैं उससे रिलेटेड ये होता है अरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो आपको फेमस है, पता भी होगा। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मणिपुर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी असम। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध भी है ज़्यादा। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने 2023-24 पर्यटन वर्ष के दौरान अपने 50 साल के इतिहास में सबसे अधिक राजस्व दर्ज करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राजस्व माने रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट किया है। काजीरंगा के बारे में देखें तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ क्षेत्र में सबसे बड़ा आबादित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अगर इसकी देखें तो 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी, पर्यावरणीय डीएनए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई डीएनए पर्यावरण में मौजूद आनुवंशिक सामग्री जैसे मिट्टी, पानी या हवा को संदर्भित करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की उपस्थिति या बहुतायत पर नजर रखने के लिए किया जाता है। Consider the following statement about environmental DNA. eDNA refers to the genetic material present in the environment such as soil, water or air. It is primarily used for tracking the presence or absence of species in aquatic ecosystem. तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है? हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है 1, जिसमें eDNA refers to a genetic material present in environment such as soil, water और air. तो हमारा एक पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं एनवायरनमेंट के सेक्शन में, दोनों ही एग्जाम्स में, यूपी पीसीएस में भी और आपसे यूपीएससी में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ईडीएनए क्या है? पर्यावरणीय डीएनए या ईडीएनए मिट्टी, पानी या हवा जैसे पर्यावरणीय नमूनों से सीधे प्राप्त आनुवांशिक सामग्री को संदर्भित करता है। यह पर्यावरण में मौजूद जीवों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं बिना उन्हें सीधे देखने या पकड़ने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, तो एनवायरमेंट डीएनए या ईडीएनए रिफर्स टू द जेनेटिक मटेरियल ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरमेंटल सैंपल्स सच एज सॉइल, वाटर और एयर. It can provide valuable information about the organism present in environment without the need to directly observe or capture them. तो ये हमारा था
आज का सेशन। आज के टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? विच डे डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय द यूएन रिसेंटली? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आपका और कोई भी फीडबैक हो तो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।